नमस्ते बच्चों, आज हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है और मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको घातांक के नियम क्या होते हैं और उससे संबंधित कुछ सवाल भी हम हल करेंगे। तो हम घातांक के बारे में हम जान लेते हैं। घातांक के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा कहानी लेता हूँ, जिसमें एक छोटा सा लड़का स्कूल में बैठा होता है। उसका टीचर कहते हैं कि एक सवाल है, इसे हल करो। कहते हैं कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5 इसे हमें हल करके दिखाओ। तो बच्चा कहता है कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसके टीचर ने कहा कि इसी चीज़ को सरल बनाने के लिए घातांक का नियम बनाया गया है। और इसे लिखने का तरीका ये होता है कि जितने बार लिखा हुआ नंबर है उसको हम आधार मानते हैं, ये आधार कह दीजिए। और जितने बार लिखा होता है हम उसे घात के रूप में या पावर के रूप में लिख देते हैं। सपोज यहाँ 1 2 3 4 और 5 5 बार लिखा हुआ है, तो हम आधार को हम नीचे लिख देते हैं 5। ये हो गया आधार। और जितने बार यह संख्या लिखा गया है हम उसे घात के रूप में लिख देते हैं ऊपर 5 की घात 5 या 5 टू पावर 5। तो हम इससे कहते हैं घातांक, या हम सरल भाषा में कह दें कि घात जो है अंक के रूप में लिखा जाना, उसे कहेंगे घातांक। मुझे लगता है कि यह चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और किस तरह से प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। तो इसे हम अभी देख लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि सभी लोगों के मन में एक विचार ज़रूर आएगा कि अगर हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हो तो उसे हम घात के रूप में हम कैसे दर्शाएं और उसको हल करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं और ये ज़रूर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर अब हम देखें कि अगर संख्याएं ऋणात्मक हों या धनात्मक हो तो हम इसे किस तरह से लिखते हैं। अगर हम देखें कि अगर ऋण 1 -1 है, उसका पावर अगर 2 आता है, घात 2 है, तो हम इसे जनरली क्या कर देते हैं, इसको 2 बार लिख लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जितने बार अगर आधार समान है, जिसमें 1 को हम आधार मान लेते हैं, 1 को हम उसको 2 बार लिखते हैं, क्योंकि इसका जो पावर है, इसका घात कितने बार है, 2 बार है। इसी तरह हम -2 को भी हम ऐसे कर लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 है, पावर 3 है, तो -2 को हम लिख देते हैं 3 बार मल्टीप्लाई, सॉरी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर ऋण 4 की घात 4 है तो हम उसे कैसे करेंगे। तो ऋण 4 को हम 4 बार हम गुणा के रूप में लिखते हैं। अगर मान लीजिए ऋण 5 की घात अगर 5 हो, या कुछ भी हो सकता है, 6 7 जैसे जितना भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप इसको कितने बार लिख देंगे, 5 बार गुणा के रूप में उसे हम लिख देते हैं। तो इसके बाद फिर देखेंगे, आपको एक नियम छोटा सा पता होना चाहिए कि अगर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी ऋणात्मक संख्या के ऊपर अगर सम संख्या होता है तो हमेशा धन ही होगा। और अगर किसी ऋणात्मक संख्या का घात या पावर अगर विषम संख्या होता है तो इसका माइनस साइन में ही उत्तर आएगा। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। अब हम अगर इसमें यहाँ देखें तो क्या होता है, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जनरली इसका जो घात है, पावर है, सम संख्या में है, तो इसको हम बोल देंगे सम संख्या। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी इंग्लिश में मैं ज़रूर बनाऊंगा वीडियो,
तो अभी मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बना रहा हूँ ताकि आसानी से सीख सकें। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा इसमें धन 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो -2 ऋण 2 की घात अगर 3 है तो मैंने इसे 3 बार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा -1 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आप करें। 2 की घात 3, इसका मतलब है कि ऋण 2 की घात 3 लिख सकते हैं। इसी तरह आप 4 को अगर देखें तो इसका जो घात है वो सम संख्या है। सम संख्या होने के कारण क्या है, यहाँ पे +4 की घात 4 हो जाएगा। इसी तरह ऋण 5 के लिए भी हम देखें तो ऋण 5 की घात 5 हो जाएगा। इस प्रकार हमको समझ में आया कि अगर माइनस साइन का अगर घात अगर सम संख्या होता है तो हमेशा उत्तर धनात्मक होता है, प्लस में होगा। और अगर माइनस साइन होगा उसके ऊपर अगर विषम संख्या है या ऑड नंबर है तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है। इसके बाद हम कुछ छोटा मोटा सवाल देख लेते हैं, इससे और भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। इसी तरह एक छोटा सा और एक उदाहरण देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है -1 टू पावर घात अगर 25 हो तो उसका आंसर भी क्या आएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या होता है। जो 25 है विषम संख्या है। इसी तरह अगर हम देखें -1 टू पावर अगर 50 है तो यह सम संख्या हो जाता है 50, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। तो इस तरह से हम कोई भी संख्या को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर यहाँ -5 ब्रैकेट के अंदर हो तो हम किस तरह से इसको करेंगे। अगर -5 है तो हमने देखा है कि इसमें -1 को हम ब्रैकेट में हम बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हमारे पास 5 बच जाता है। ये हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। तो इसी तरह अगर -5 टू पावर अगर 8 आ जाता है तो हमने देखा है कि 8 क्या होता है, जो 8 है वो होता है इवन नंबर या सम संख्या होता है। तो सम संख्या में हमेशा माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हम देखेंगे इसको कि सीधा सीधा हम इसको सिंपल सा है, इसको हम 5 टू पावर 8 या 5 की घात 8 हम लिख सकते हैं। इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसे दूसरी तरफ से समझने की कोशिश करें तो 5 की ऋण 5 है, ऋण 5 की घात अगर 8 है, पावर 8 है, तो -1 जो कि यहाँ पे माइनस है तो हम मान लेते हैं कि उस -1 है। अगर उसकी पावर हम 8 ले लें और बाहर ले लेते हैं 5 टू पावर 8 या 5 की घात 5 8, तो इस तरह से हम देखें तो ये हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 जो है सम संख्या है, सम संख्या के कारण ये हो जाता है धन 1 या +1 हो जाता है और इसी के साथ 5 की घात 8 रह जाता है। तो कुल मिला के ये हो गया 5 की घात 8। तो हमने देखा कि अगर हमने इसे सीधी तरीके से अगर ले लें, यहाँ सम संख्या को देख लें और सीधा कर दें तो हमारा समय बच जाएगा। तो ये इससे क्या होता है, हमें ये समझ में आ रहा है कि हम इसे सीधे तौर पे 5 की घात 8 लिख सकते हैं। एक छोटा सा और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये हमने इसे पहला नंबर दे दिया है। अब दूसरा नंबर का अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ तो दूसरे नंबर के एग्ज़ाम्पल में अगर मैंने ले लिया, मान के चलिए ऋण 25 की घात 13, तो -25 है। अगर उसका पावर मैंने 13 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर हम सीधी सी देखें तो एक बड़े कोष्ठक के अंदर में हम यहाँ पे क्या है देखेंगे कि यहाँ क्या 13 क्या होता है, ऑड नंबर होता है ना। तो इसको हम सीधे तौर पे भी हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको -1 को हम पहले से कर लेते हैं, है ना, निकाल लेते हैं। और इसको हम 25
ऐसे लिख सकते हैं इसको, और पूरे का पावर हम 13 कर सकते हैं। अब देखेंगे अब क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसे -1 को अगर इस बड़े कोष्ठक के बाहर निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा -1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 13 जो है 13 एक विषम संख्या है, इसलिए ऋण या -1 ही बाहर निकलेगा और अंदर बच जाएगा 25 टू पावर 13। तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर हम -1 की घात भी हम 13 लिख लें, तो इसमें समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। अब देखिए कि -1 की पावर 13 है, 13 है, जो विषम संख्या होने के कारण यहाँ सिर्फ ऋण 1 आ जाएगा, और यहाँ 25 है, 25 है, उसकी घात सीधा सीधा हम 13 लिख देंगे। तो इसका जो हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण या -25 की घात 13। तो इस तरह से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा दिखा नहीं होगा, इसको एक बार और देख लेंगे। इसी तरह से अगर हम मान के चलिए अगर कोई अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, कोई संख्या ना होकर कोई भी ABCD जो भी लेना हो वो ले सकते हैं। जैसे क्या है, अगर मैं -n ले लेता हूँ, मान लीजिए -n कोई संख्या हो सकता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि अगर इसका जो पावर है, इसका जो घात है, अगर 16 है, मान के चलिए 16 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सीधे तौर पे हम पहली बार -1 को सीधे बाहर निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई m गुणा n की घात हम 16 सीधा लिख सकते हैं। इससे हमको क्या होगा, सुविधा हो जाएगा और तुरंत हम समझ जाएंगे। और सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, -1 का जो घात है, -1 टू पावर है वो 16 है, जो कि सम संख्या होता है, इवन होता है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि यह सीधा सीधा +1 हो जाएगा। और यहाँ n की घात जो है 16 होगा, और हमसे और सरल तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि n की घात 16 या n टू पावर 16 हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि घातांक आखिर क्यों बनाया गया है और घातांक क्या है, इसमें किस तरीके से इसे हल किया गया है। तो अब हम थोड़ा सा एक यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि आखिर घातांक क्यों बनाया गया है और इसको किस तरीके से हम हल करते हैं। तो आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको इसका कुछ क्वेश्चन लूँगा जो 8th क्लास का भी होगा, और उसके बाद फिर कंटिन्यू हम 9th क्लास का भी हम एक्सपोनेंट का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और इसी तरीके से आप देखते रहिए इस वीडियो को देखिए और उसे बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करें, और साथ में आप कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो और ना भी लगा हो तब भी आप इसे कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। इससे मुझे पता चलेगा कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और कमेंट और लाइक। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय।